हाँ जी ये नजर आ रही। जी जी आ अब रही अपने है माइक ऑफ कर लें। हाँ सब माइक ऑफ नहीं बोलते रहो, खैर है थोड़ी बातचीत कर लेते हैं फिर माइक ऑफ करके पढ़ लेंगे। अब भी ये इतना प्रोलैप्स को लंबा हो गया था तो मुझे समझ नहीं आया था कि हाउ टू समराइज इट, तो आई एडेड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस इन अ सिंगल प्लेस और पीडीएफ में बना दिए बुक, सबको भेज दूंगी, पढ़ लेना। 119 पेज हैं इसके। ठीक। वो लेकिन कैसे मिलेगी प्रोलैप्स है, हमें? मैं पीडीएफ कर दूंगी ना, आप लोग अच्छा आराम ठीक से है, खोलना पढ़ डाउनलोड लेना। कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं बुक बना के जैसे मैं भेजती हूँ भेज दूँ, लेकिन फिर वो प्रिंटिंग का मसला, फिर आप लोग कोरोना की वजह से मसला, तो मैंने कहा इतने ज्यादा। डॉक्टर मेजबिन आपका बुक जो वाइवा के लिए वो तैयार होना था वो तैयार हो चुका है? हाँ वो ऑलमोस्ट हो गया है, बस वो प्रिंटिंग का मसला होगा, मुझे मई में फिर इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैं एमसीपीएस के लिए वरीड हूँ, उनके एग्जाम हो जाएंगे शायद जून जुलाई में, अच्छा उनको अगर ना प्रिंट दे सकी तो फिर ये का पीडीएफ दे दूंगी। डॉक्टर हिरा आप पीडीएफ में शेयर कर दें, क्योंकि जो आउट ऑफ कंट्री है उनके लिए तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, अगर प्रिंट हो भी जाएगा तो वो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एग्जाम के ऑलमोस्ट 1 मंथ बिफोर ही आ सकते हैं अगर साइट्स वगैरह ओपन हो जाती हैं तो पीडीएफ में शेयर कर दें तो ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली देखिए मैं अपनी बुक्स जो है ना आप लोगों से शेयर करती रहती हैं, छोटे छोटे पीडीएफ आते ही रहते हैं। जी हाँ जी। वो इसको कंपाइल कर दो तो दैट इज वन बुक। चले, लेकिन फिर भी एक तसल्ली होती है कि अच्छा चलो हमने पढ़ ली है, या एक हाँ मेंटल एग्जैक्टली सेटिस्फेक्शन होती है। डॉक्टर हीरा, जी जी डॉक्टर हीरा, ये जो प्रॉब्लम कह रहे थे कि हमने इस पे टेलीग्राम पे मैसेजेस डिलीट कैसे करने हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हम सारे एक्स्ट्रा डिलीट कर देते थे और अपने मतलब के हम रख लेते हैं, तो ये इसमें टेलीग्राम में मैं ऑप्शन? इसमें ऑप्शन नहीं होगी, वैसे डिलीट की ऑप्शन होनी चाहिए, एक ग्रुप में आ रही है दूसरे बाकियों में नहीं आ रही। तो राइट ना मैं आप लोगों को एक टोटका बता दूंगी मैसेजेस सेव करने का, और वो सबसे अच्छा है, डिलीट करने से भी अच्छा है। उसका मैं स्क्रीन हाँ, रिकॉर्डर क्योंकि बना इसको के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा चैट होती है ना, जब हम खोलते हैं 100 मैसेज आए पड़े होते हैं, फिर उसमें से हम सब तो नहीं हर दफा खोल सकते हैं। तो मैं तो जब अच्छा देखो पढ़ती मैं हूँ सादे टिप्स देती थी व्हाट्सएप के ना, जो नहीं जरूरी होते थे, तो उसमें इजी हो जाता था। लेकिन देखो कुछ अगर आप अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लोगे अपने डेटा को सेव करने के लिए तो ये इजी हो जाता है। मैं अब आपको बताऊं, मेरे ग्रुप्स आप लोगों के साथ भी होते थे पहले ना, प्रोलैप्स की सब चीजें प्रोलैप्स में जा रही हैं, डायबिटीज की डायबिटीज में जा रही हैं। मैंने ना कुछ ग्रुप अपने साथ भी बनाए हुए हैं, मीन्स अपने दूसरे नंबर से ना मैंने कोई 10 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी, प्रोलैप्स। अच्छा जब मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पढ़ा पे देती हूँ बनाया ना, आपने? हाँ अपने आप के साथ, उसमें मैं हूँ या मेरा दूसरा नंबर ऐड है, तो उसमें मैं जब आपको अच्छा। पढ़ा रही होती हूँ मुझे कोई अच्छे क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, तो मैं उनको स्टार कर लेती हूँ। स्टार करने के बाद एंड ऑफ द डे जितने भी स्टार मैसेजेस होते हैं ना, अगर जैसे प्रोलैप्स के मैसेजेस हैं, देखिए मैं आपको दिखाई दूँ, अपना स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? जी जी ये देखिए लाइक जी ये यूवीपी मैंने लिखा है, एमएच मतलब मेहजबिन हिरा ना, तो इसमें सिर्फ ये मेरा अपना ग्रुप है, इसमें देखो मेरे ही 2 नंबर हैं, 2 पार्टिसिपेंट्स। अब मैं आपको जो करवाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। ये समझ लें एक ई लाइब्रेरी बन गई है प्रोलैब्स की, ठीक है। तो इसी तरह छोटे छोटे ग्रुप जो हैं आप अपने साथ बना लें, इतना कचरा होता है ना तो वो फिर समझ नहीं आता हाउ टू डॉक्टर मेक हीरा, इट इसका रिफाइंड। एक ये भी वे हो सकता है कि आप एक जो आपने अपना ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है उसमें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें होती हैं जो आपने शेयर की होती हैं, और दूसरा जो हमें अगर कोई दूसरे ग्रुप में चैट में जो हमें चाहिए जो वाले मैसेजेस उनको सिर्फ स्टार कर लें तो बाद में फिर सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्टार मैसेजेस देख लेते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। स्टार वाली ऑप्शन तो व्हाट्सएप पे है ना, टेलीग्राम पे तो नहीं है? टेलीग्राम पे भी टेली है? टेली टेलीग्राम में ना सेव की ऑप्शन है, आप सेव अपने की है, हाँ चीजों को जी। सेव कर सकते हैं, ड्राफ्ट बना सकते हैं। टेलीग्राम में तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, वो तो जी भी अच्छा है। और व्हाट्सएप जितना मर्जी अच्छा हो, उसमें सबसे बुरी बात यह है कि एक खास अरसे के बाद आदत नहीं आपकी है सब ना। चीजें बंद हो जाएंगी। मीन्स अगर आप कोई चीज डाउनलोड ना कर सको आज से 5 महीने बाद तो कितना बुरा लगेगा ना, तो व्हाट्सएप जी। फिर इतना ही बुरा लगेगा, टेलीग्राम फिर नहीं लगेगा। डॉक्टर हिरा, एक और बात पूछनी थी कि अभी कोई एग्जाम जो पार्ट 2 का एग्जाम है उसकी कोई पोस्टपोन होने की कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है?
यार जो 11,000 कोरोना के जो पेशेंट हुए हैं और अल्लाह जाने, अल्लाह माफ करे क्या हालात, तो मुझे वैसे लगता है कि ये जो 2020 का एजुकेशनल कैलेंडर है ना, जी ये अनप्रेडिक्टेबल है। आरसीओजी ने भी सब कुछ बंद कर दिया है अपना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, सीपीएसपी कोई कमिटमेंट नहीं कर रही, हमें पता ही नहीं है ना कि क्या होगा आगे। कुछ नहीं पता है। और अभी फॉर्म सबमिशन हो रही है वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं करवाया फॉर्म सबमिट। वो सीपीएससी की वेबसाइट पे विजिट करते रहें, जो कोई भी न्यूज होगी वहीं आएगी और किसी को नहीं आएगी। सही। इवन वो जो उनके मेंबर्स होते हैं, आप उन्हें फोन करते हैं, उनको भी नहीं इतना इन्फॉर्मेशन होती। जो कुछ आता है वो फिर वेबसाइट पे ही आ रहा होता है। तो 2-3 दिन के बाद वेबसाइट को, एडमिशन वाले कॉलम को देखते रहा करें। जी ठीक। चले मैं जरा इंट्रोडक्शन करा दूं बुक का ना, जी जी। तो हाउ इट यू कैन यूज इट। एक तो ये है कि इसमें 2 गाइडलाइन है की ना। एक तो पॉप क्यू असेसमेंट है, ये सारी पॉइंट्स हैं समरीज ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। अभी मैं इसको पढ़ाने बैठूंगी तो सारी बातें ही पॉप क्यू पे हो जाएंगी, लेकिन मैं इसके लिए डेडिकेटेड सेशन रखूंगी। आज तो मैंने एक टेस्टर किस्म का सेशन रखा है कि मुझे पता चल रहा है कि होता क्या है ये जूम और एक्स्ट्रा। 2-4 दिन से ले रही हूँ सेशन, आज मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी तो फिर मैंने आप लोगों को ले लिया। अच्छा ये देखें, ये सारी समरी है पॉप क्यू की ना, पॉप क्यू असेसमेंट टूल कैसे करनी है और ये ग्रिड कैसे बनानी है। अच्छा इसके बाद जो है ना दूसरी गाइडलाइन है पोस्ट हिस्टेक्टमी विजाइनल वॉल प्रोलैप्स। नजर आ रहा है? जूम किया हुआ है मैंने, आप यू कैन, हाँ मैं जूम इसको किया ना, सेंट्रल पार्ट नजर आ रहा है। हाँ इसको हम स्पॉटलाइट यूज कर रहे थे, ये वाला ठीक है। ठीक है अच्छा गाइडलाइन। अच्छा फिर इसके बाद ये 2 गाइडलाइन तो ये हो गई हैं। फिर इसमें आप, मैं क्योंकि थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, आप मेरी बात सुनिए। प्रोलैप्स के जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो विदाउट थ्योरी ना आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये मत समझें कि थ्योरी इज समथिंग एल्स, और जब थ्योरी की हमने क्लियर कर लिया ये कौन सा वाइवा है, ये चीजें डिफरेंट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है ना, तब आप एग्जामिनर से 1-2 हाथ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। फिर वो आपको काफी तंग कर सकता है, ठीक है। तो ये थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको भी देख लेंगे। अच्छा ये मैंने ना कुछ टेम्पलेट्स निकाल दी हैं सारी, ये पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं यहीं से शुरू कर लेती हूँ, एक दफा गो थ्रू हो जाएगा पूरा प्रोलैप्स। लेकिन प्रोलैप्स का कोई भी केस आएगा ना, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने हिस्ट्री में पूछना क्या है पेशेंट से, ठीक है। तो अगर इसको कंपोनेंट में डिवाइड करने हैं तो सिम्टम ऑफ प्रोलैप्स हो गए, और सिम्टम ऑफ प्रोलैप्स जरूरी नहीं है कि पेशेंट कहे कि मुझे बल्ज बाहर आ रहा है। पेशेंट उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ भी आ सकती है, ठीक है। मतलब शी विल मे थिंक के प्रोलैप्स है, चलो ठीक है, उसको वो बताना मुनासिब समझे, लेकिन वो ये कहेगी मुझे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, ठीक है। या मुझे वो कहेगी फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स भी कहेगी कि मुझे कोई ड्रैगिंग से सेंसेशन है बट नथिंग इज गोइंग आउटसाइड, या बैकएक के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो हालांकि ये रेयर है, लेकिन ये हो सकता है कि पेशेंट को आए बैकएक के साथ और आप डायग्नोज करेंगे ये तो फर्स्ट डिग्री है। पॉसिबल है ना? अच्छा क्यों पॉसिबल है वैसे? ये पेशेंट बैकएक के साथ क्यों आती हैं? शुरू में बैकएक क्यों होता है, फिर फाइनली बैकएक नहीं होता? ये कोई मुझे बताएगा? प्रोलैप्स में लिगामेंट की इंसर्शन जो है वो, लिगामेंट जो फर्स्ट हो रहे हैं, लैक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से पेन स्टार्ट होगी। ओके, और फिर बाद में क्यों नहीं होगी? यूट्रोसेक्टल लिगामेंट की स्ट्रेचिंग हो रही होती है, फिर वो ज्यादा होती है कि पेशेंट यूज्ड टू हो जाता है, फिर इतना उसको प्रेशर फील नहीं हो रहा होता है। अच्छा आप कह रही हैं कि पेन की डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, ये बात है? नर्व्स भी साथ ही स्ट्रेच हो जाती हैं, फिर वो एडजस्ट हो जाती हैं टाइम के साथ साथ। नहीं ऐसा नहीं है। जब लिगामेंट शुरू में एक किसी को उसकी जगह से हटाओ ना, तो शुरू में वो रेजिस्ट करता है ना कोई भी बंदा, ठीक है। लेकिन अब कंटिन्यूअसली उसको हटाते जाओगे तो फिर एक उसकी जब मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी तो वो फिर लूज हो जाएगा ना, और जब इसकी मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी ना तो वो लेंथनिंग हो जाएगी। तो वो फिर अब वो जो है ना वो कंपनसेशन हो गई ना, अब पेन नहीं होगा, अब वो खींचेगी नहीं पीछे सैक्रम, वो लूज इतना हो गया कि वो ड्रूप डाउन हो जाएगी,
प्रोलैप्स और बैकेक जो है पेशेंट को ड्रामेटिकली कम हो जाएगा। हो भी सकता है, लेकिन इनिशियल वो चूंकि रेजिस्ट कर रहे थे लिगामेंट कि ना ड्रूप आउट करे यूट्रस, लेकिन अब तो फिर वो फिर कर देंगे क्योंकि फाइनली वो लूज इतने हो गए हैं कि यूट्रस भी बाहर आ गई और उनकी रेजिस्टेंस भी खत्म। तो बैकेक शुरू में होगा, ठीक है। और यही वजह है कि बैकेक जो है वो पेशेंट को यूजुअली एंड ऑफ द डे पे भी ज्यादा होता है। एंड ऑफ द डे पे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि सारा दिन वॉकिंग से उसका वो ज्यादा प्रोलैप्स नीचे की तरफ आता है, जो भी उसका प्रोलैप्स है या पूरा दिन ड्रैगिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग है। ड्रैगिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती थी, तो एंड ऑफ द डे पे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। सही। चलें ये भी छोटी बातें पूछ लेते हैं। अच्छा, तो प्रोलैप्स आ जाएगा या तो समथिंग कमिंग डाउन फ्रॉम वजाइना या विद कॉम्प्लिकेशन, जो कि मैंने बता दी कि पेशेंट कहेगी कि मुझे बैकएक है, कॉइटल प्रॉब्लम है या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। देखोगे तो अल्सर होगा सामने और वो उसको कैरी होगी, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और इसी तरह की प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा कि पेशेंट आती है इनडाइजेशन के साथ। यकीन करें, इनडाइजेशन के साथ पेशेंट आएगी और निकलेगी ओवेरियन मैलिग्नेंसी। होता है ना ऐसे? जी हाँ, ऐसे होता है। ये जीआईटी प्रॉब्लम्स पे मैलिग्नेंसी से पिक हो रही होती है। हालांकि हम वी थिंक कि ये काफी कॉमन सी बात है, ये हर एक को होती है, लेकिन अगर पेशेंट विद इन अ ईयर 6 टाइम्स जीआईटी प्रॉब्लम के साथ आ रही है, पोस्ट मेनोपॉजल है, तो आपने क्या करवाना है फिर उसमें? क्या करवाएंगे उसमें सबसे पहले? फिर स्क्रीनिंग करेंगे, अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल पेल्विस, एग्जैक्टली, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, क्योंकि यही तो वही अलार्मिंग फीचर्स हैं कि आपको वो सिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मे बी डिस्टेंशन भी हो, लेकिन नहीं भी है तब भी आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, क्योंकि मे बी इनिशियल हो, एसाइटिस बन रही हो ना, सिस्ट बड़ी हो रही हो, ठीक है। वैसे प्रेशर सिम्टम की वजह से इंडाइजेशन होती है, ठीक है। पेशेंट डिस्टेंशन को नॉर्मल भी ले रही होती है। जी, मुझे अपनी क्लिनिकल लाइफ से इस बात से मतलब बड़ा मुझे हैरत होती है कि एक पेशेंट आई थी और वो उसको एक डिस्टेंडेड किस्म का एब्डोमेन था और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सिर्फ इंडाइजेशन थी। और जब मैंने एग्जामिन किया तो मैंने कहा ये पेट तो क्यों फूला हुआ है, एंड शी वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, कहती कोई बात नहीं, एंड इट वाज एसाइटिस। चलें, तो एक तो सिम्टम्स हैं प्रोलैप्स के, ऑनसेट है, पेरिनियल हैप्पीनेस होगी, ठीक है। फिर आपने सिम्टम में पूछना है कि रिड्यूसिबल है या नहीं, साथ में कोई एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, वर्सनिंग थ्रू आउट डे तो होती है ही नहीं होती, या पढ़ रहे हो ना, या मैं इसको रिपीट करूं या इट्स ओके मैं इसको ले गुजर जाऊं अगर हम इस इतनी छोटी बातों पे नहीं हम आना चाह रहे? क्या ख्याल है? जी डॉक्टर सोफिया, स्किप कर दें। डॉक्टर हिरा आप इस पे चलें, आगे चलें। हाँ, स्किप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना जब भी प्रोलैप्स का केस आए, आपने वो उसको असेस करना है 4-5 बातों पे कि वो प्रोलैप्स तो है, लेकिन व्हाई इट इज नेसेसरी टू मैनेज इट, कि उसको कोई अल्सर अगेन, कोई जो है बावल या यूरिनरी प्रॉब्लम या कोई क्वाइटल डिफिकल्टी। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी मैनेजमेंट को जस्टिफाई करेंगी व्हाई यू वांट टू ट्रीट बिनाइन कंडीशन, ठीक है। तो ये 4-5 बातें हमने जरूर पूछनी है। और रिस्क फैक्टर्स में फिर आपने जो भी रिस्क फैक्टर्स आपको मिल रहा है तो ट्रीट करते हुए जब आप उसको घर भेजें तो उन चीज़ों को आपने मॉडिफाई करवाना है, चाहे उसका प्रोफेशन है हाउसमेड है, चाहे मोटी है, ठीक है, और चाहे जो है कफ है उसको, तो ये चीज़ें भी एड्रेस करनी है, वरना फिर वो दोबारा आ जाएगी। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट की चीज़ें हो गई। अच्छा, निमोनिक्स आप लोग पढ़ लोगे खुद ही, आई अज्यूम, ठीक है। अच्छा, समरी के क्या पॉइंट्स होते हैं? समरी के पॉइंट्स भी आप लोगों को आती हैं, लेकिन लिखा इसलिए है, बता इसलिए रही हूँ कि बार बार मिस करते हो। पूरे केस पे मुझे बस ये बताना होता है कि ये इसकी क्या जरूरत थी, ठीक है। तो ये देखें, बायोडाटा में आपने प्रोलैप्स के केस में एज, पैरिटी और मोड ऑफ डिलीवरी को बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर वो मेनोपॉजल है तो उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ मेनोपॉज है ये भी समरी का ही पार्ट है, ठीक है। उसका प्रोफेशन भी समरी का पार्ट है और हस्बैंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी समरी का पार्ट है।
विडो है तो आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है ना, ऐसे ही है ना। जी हस्बैंड में अगर कोई कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है, क्योंकि ये पेशेंट होती है ओल्ड एज में आती है ना, बूढ़ी होती हैं, और इनके हस्बैंड इनसे भी 10-15 साल बड़े होते हैं। इफ समवन इज 70 ईयर ओल्ड तो लाइकली हस्बैंड जो है वो 90 का हो सकता है ना। जी तो मे बी दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वाइटल सेक्सुअल लाइफ, ये भी पॉसिबल है। तो आपने हस्बैंड की जो है सिर्फ ये नहीं देखना कि अलाइव है या नहीं, आपने ये भी देखना है कि एज क्या है और उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है या नहीं। इट कैन चेंज योर मैनेजमेंट, राइट। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में जो पॉइंट्स होंगे आपने वो ही सारे समरी में डालने हैं जो कि आपकी मैनेजमेंट पे इफेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई पेशेंट की कोई एग्जिस्टिंग किस्म के एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी है जिसको ट्रीट पहले करना पड़ जाए। कौन सी कॉम्प्लिकेशन ऐसी है प्रोलैप्स में जो कि हम पहले ट्रीट करेंगे, प्रोलैप्स हम बाद में ट्रीट करेंगे। अगर कोई उसे यूटीआई की सिम्टम है या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वो पहले पूछ लेंगे। अल्सर है वो पहले करेंगे, और अगर कोई एब्डोमिनल मैस है जो उसका कॉजेटिव फैक्टर अगर वही है, और क्रोनिक कफ कॉन्स्टिपेशन। पर वेट है, उसका वेट रिडक्शन। एग्जैक्टली लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है वो है अल्सर। अल्सर जी, वो तो पहले उसका करेंगे फिर ही उसको फाइनल ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि क्या ये अल्सर का जो एरिया है ये आपके क्लैंप में आएगा, जो आपने इसको हील करके ही इसको एड्रेस करना है। इसका कोई जवाब बताए मुझे। वो ना भी आए, ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाएगी और ब्लड सप्लाई जी बेहतर हो जाती है वो जब हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, टिश्यू हेल्दी होगा। ठीक है। हाँ सही, आप सही कह रहे हो। 90% यू ऑल आर ओके, राइट। एक्चुअली एग्जामिनर ने पूछना ही होता है कि जब आप वीएच करोगे तो क्या ये जो एरिया है अल्सर का ये आपके सर्जरी में आएगा, क्लैंप पकड़ने में उठाने में आएगा? वो तो नहीं आएगा ना। लेकिन वो हमें प्रॉब्लम उसके आने की नहीं है कि ये हमारे एरिया में आ रहा है, सर्जिकल फील्ड में आ रहा है। हमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो अल्सर है, जैसे आप सबने बोला कि यही एक प्रूव है कि टिश्यू जो है वो खराब है। इफ यू विल डू सर्जरी राइट नो इन दिस करंट स्टेट, तो फिर सर्जरी जो है वो ठीक नहीं होगी, बाद में वॉल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी ब्लड सप्लाई के साथ। ठीक है, हो सकता है ना जी। तो 2 तरीकों से जस्टिफाई कर रहा है। आल्दो के जो अल्सर का एरिया है इट इज नॉट गोइंग टू हिंडर ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि आपने तो लेटरली मतलब जाना है ना, क्लैम्प्स को पकड़ना है ना कि सर्विक्स को निकालना है। विद सर्विक्स से पूरी यूट्रस निकाल रहे हो ना। हाँ जी। लेकिन इसको हील करना इसलिए जरूरी है कि वॉल्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बाद में। वो क्योंकि लेट हील होगी तो पेशेंट को क्या कौन सी प्रेजेंटेशन होगी, किस तरह आएगी फिर? प्रोलैप्स के साथ, इन्फेक्शन के साथ रख सकती है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे कोई बताए कि पेशेंट आई, आपने एक पेशेंट को जो है बीएच कर दी, अब वो 7th 8th डे पे आ गई है। अब आपने इस पेशेंट को कैसे देखना है, क्या पूछोगे इससे? ये उसको कोई वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं, फीवर तो नहीं, वो इन्फेक्शन की हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री ले ली और फिर क्या वूंड करेंगे? फिर एग्जामिन करेंगे उसका। अच्छा ठीक है, टोटल वो एरिया देखेंगे सारा, यस करके कोई डिस्चार्ज वगैरह या वूंड हेल्दी है उसका, कोई इन्फ्लेमेशन। ठीक है। अच्छा एक पेशेंट ऐसी भी है, सम टाइम आपने ओपीडी में देखा होगा कि आप बीएच कर देते हो लेकिन डिस्चार्ज के साथ मुसलसल आती रहती है, और वो जो है जब आप वाल्ट देखते हो तो वो उसपे है एक ग्रेनुलेशन टिश्यू हेल्दी सा बना हुआ होता है, जो कि अब आप कहते हैं नॉर्मल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हो ओपीडी में? क्या 2 चीजें हैं कॉमन सेंस की, क्या करोगे उस वक्त उस वक्त एचवीएस लेकर वो सेंड करेंगे। एग्जैक्टली एचवीएस ले लोगे, और दूसरा एचवीएस नॉर्मल आ गया, कोई मतलब स्टीराइल है कुछ भी नहीं है उसमें। अब अगर डिस्चार्ज की नॉर्मल आ गया फिर उसको लोकल क्या कॉटरी कर सकते हैं उस एरिया की? कर सकते हैं। की है कभी?
देखिए कभी? नहीं, की तो नहीं है। देखी है, सुनी है? हाँ जी, सुनी है। एग्जैक्टली बाजू का वॉल्ट जो होती है ना, वो रॉ एरिया सा होता है, वो कंटिन्यूस ऊजिंग हो रही होती है। अब चूंकि जी पीएच के बाद भी पेशेंट की अगर डिस्चार्ज नहीं सही हुआ, उसको जो है ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, एंड शी इज डिस्टर्ब्ड विद बिकॉज ऑफ इट, तो यू कैन डू कॉटरी। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपने इन्फेक्शन रूल आउट करना है। ठीक है, अच्छा। और समरी के पॉइंट्स में बायोडाटा HOPI होगी। एग्जामिनेशन पे भी आपने वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जो कि रेलेवेंट है प्रोलैब से, ना कि पूरा एग्जामिनेशन। ठीक है, जी मींस लाइक सपोज BMI ज्यादा है, या एनीमिया है, या न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने समरी में बतानी है। अगर आपको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम लग रही है ना, डू कमेंट इट। ठीक है, और PA जो है अगर नॉर्मल है तो बस आप बोल दो नॉर्मल है, बट लोकल एग्जामिनेशन आपने डिटेल में बताना है कि 2nd डिग्री यूट्रोपिडेनल प्रोलैप्स है एंड विद ठीक है। माइल्ड मॉडरेट सिस्टोसील या हेक्टोसील। कुछ लोग ना इसके डिस्क्रिप्शन पे भी माइंड करते हैं कुछ एग्जामिनर कि नहीं डिटेल में बताओ, तो वैसे कैसे डिटेल में बताना चाहिए? डिटेल में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने चाहिए, मेरा ख्याल है। समरी में तो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताते हैं। हाँ ना, मतलब समरी के कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करते हैं बायोडाटा में, हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस में और एग्जामिनेशन में। तो जो जी चीजें काम की हैं इन तीनों पोर्शन से निकाल के समरी बना देते हैं, ऐसा ही होगा ना? जी, और एंड में ठीक है, डायग्नोसिस भी, या जो भी आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस बन रहा है, जो आपने सारा एग्जामिन किया है, सारी हिस्ट्री ली है, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एंड पे आप बता दें कि मेरा ये बन रहा है डायग्नोसिस। हाँ, लोकल एग्जामिनेशन पे जो है 2nd डिग्री यूट्रोपिडेनल प्रोलैप्स है, और जो है साथ में माइल्ड सिस्टोसील है और माइल्ड रेक्टोसील है। ठीक है, जी अच्छा, ये जब सिस्टोसील और रेक्टोसील की जब बात करें ना, तो अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा उस वक्त देख लिया करें कि पेशेंट में कोई सिम्टम है। समटाइम यू पीपल जस्ट इन रूटीन यू पीपल से कि पेशेंट को नो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, नो बावल प्रॉब्लम्स, और जब आप एग्जामिनेशन पे बोलते हो तो यू योरसेल्फ से कि मैडम लार्ज सिस्टोसील है या मॉडरेट रेक्टोसील है, फिर यहाँ फंस जाते हैं। फिर एग्जामिनर कहता है कि आपकी हिस्ट्री में पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स थे या बावल सिम्टम्स थे, तो आपने अपने आप को इजी करने के लिए चलो निकाल ही देता हूँ, इतना खैर है, लेकिन जब एग्जामिनेशन की फाइंडिंग आ गई तो फिर फंस जाते हो। ठीक है, कैसे फिर इसको मैनेज करोगे? आपकी मुझे बात समझ नहीं आई। आप क्या कह रही हैं कि अगर एक हिस्ट्री में पॉइंट्स ना हो, कोई कंप्लेन ना हो, और एग्जामिनेशन पे लार्ज सिस्टोसील और रेक्टोसील हो, हाँ, तो इसमें हमें कैसे जस्टिफाई करता है? कैसे क्या बोलोगे कि एग्जामिनर ने कहना है आपके यू सेड के पेशेंट को नो यूरिनरी प्रॉब्लम, नो बावल प्रॉब्लम, और अब आप कह रहे हो हिस्ट्री लोकल एग्जामिनेशन पे कि इसको सिस्टोसील है और इसको रेक्टोसील है, तो ये आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम है ये क्यों है? अगर रेक्टोसील है तो डॉक्टर हिरा, हमें यूनिक कंप्लेंट्स डिटेल में पूछनी चाहिए, हर उसका कंपोनेंट पूछना चाहिए उससे। एग्जैक्टली क्या होते हैं उसमें, क्या डिटेल्स होती हैं, स्टोरेज की कौन सी? फ्रीक्वेंसी है, नक्टूरिया है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, उसमें अर्जेंसी है, इनकॉन्टिनेंस है, हेजिटेंसी है, पुअर स्ट्रीम है, रेजिडुअल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा उसमें। ठीक है, देखो जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स है ना, वो बिल्कुल आपने डिटेल में बताने हैं, क्योंकि यूटीआई के सिम्टम्स किसी और तरफ जाते हैं, सिस्टोसिल के किसी और तरफ। सिस्टोसिल की जो टिपिकल क्लासिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या होती है? कि रेजिडुअल यूरिन उसमें रह जाता है, she is unable to start micturiation. एग्जैक्टली, हेजिटेंसी। ठीक है, तो आपने तो हेजिटेंसी का रूटीन में पूछते हो, नहीं पूछते ना? जी, तो सिस्टोसील के साथ आपने हेजिटेंसी को डाला, मतलब हर कंपोनेंट को डालें, यूरिनरी प्रॉब्लम्स को देख लिया करें। अगर आपने इसका ट्रिक पता है क्या है इस केस से किससे इजी होने का, वो ये है कि जब आपको पता चल जाए कि पेशेंट प्रोलैप्स के साथ है, ठीक है, समथिंग कमिंग डाउन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक दफा हम 2-3 लड़कियां बैठी वार्ड में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एक औरत आई,
अपना कोई इशू बताने ना। तो वो थिक लीन सी पेशेंट थी और पोस्ट मेनोपॉजल थी और बिल्कुल सेहतमंद थी, और वो आई और उसने कोई काम कहा। हम उस वक्त प्रोलैप्स का पेशेंट ढूंढ रहे थे, तो हमें किसी पेशेंट ने कहा कि नहीं है। मैंने कहा देखो ये यही प्रोलैप्स की निकलेगी। तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा नहीं ये प्रोलैप्स की नहीं है, शी रिफ्यूज्ड इट। मैंने कहा ये सही है ना, मतलब इसको अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पोस्ट मेनोपॉजल है, थिक लीन सी है, तो उसको प्रोलैप्स ही होगा ना। चेक करते हैं इसका। हमने उसका चार्ट देखा तो वो शी वाज एनआईड ड्यू टू मल्टीपल एग्जामिनेशन, सो शी जस्ट लाइड टू अस। खैर हमने मना लिया और हमने कर लिया। तो ये जो प्रोलैप्स के जो पेशेंट होती हैं इनको मैं कहाँ से शुरू हुई थी, मैं भूल ही गई व्हाट आई वाज सेइंग। ठीक है, ये अपेरेंटली ठीक होती हैं, आपने ही इनसे कुछ चीजें निकलवानी होती हैं। ठीक है, अच्छा स्टोरेज के प्रॉब्लम्स भी पूछें और यूटीआई के प्रॉब्लम्स भी पूछें। और रेक्टोसिल के साथ पेशेंट कैसे आएगी? स्टूल पास करने इनकम्प्लीट में इवैक्यूएशन क्वेश्चन होगा और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल, डिजिटेशन होगी। डिजिटेशन करेगी। हाँ, डिजिटेशन तो बिल्कुल इसका हाल मार्क है, एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन होगी। सही। अच्छा, ये हैं समरी के कंपोनेंट्स ऑफ एनी केस यू कैन यूज इट कि बायोडाटा एचओपीआई एग्जामिनेशन से आपने कैसे यूज करना है और टिपिकल फॉर प्रोलैप्स हमने जो बातें पूछनी है। ओके अब आ गया ये इन्वेस्टिगेशन की टाइप्स। कोई भी पेशेंट हो आपने कितनी इन्वेस्टिगेशन पूछनी होती है उससे? 3 पूछनी होती है, या इनको और डिवाइड कर लें तो 4 हो जाती हैं। एक तो जर्नल है जिसमें 5 इन्वेस्टिगेशन है, मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना 5 कौन सी है? आप स्पेसिफिक टू डायग्नोसिस होती हैं कुछ, जैसे प्रोलैप्स के लिए हमें स्पेसिफिक टू डायग्नोसिस क्या होगा? क्या प्रोलैप्स को डायग्नोस करने के लिए कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है? नहीं, ये तो क्लिनिकली पता चलेगा हमें। तो फिर अल्ट्रासाउंड क्यों करवाना है? कोई मैस रूल आउट करने के लिए, या अच्छा ओवेरियन ठीक मैस हो सकता है, है, कोई इतना बड़ा मैस होगा पेशेंट को जो कि प्रोलैप्स करा रहा है, वो तो फिर सिम्प्टोमेटिक होगा ना, या कोई ऑकल्ट किस्म का मैस करा लेगा छोटा सा? नहीं, छोटा तो नहीं कराएगा। एंडोमेट्रियल थिकनेस भी देखने के लिए हम ठीक है। ओवरी साइज देखते हैं, और उसके साथ अगर यूरिट्रिक किंकिंग हो रही है तो फिर हाइड्रोयूरिटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी एक्सक्लूड करना है एब्डोमिनल एग्जैक्टली ठीक है। हमने डायग्नोसिस के लिए नहीं करना स्कैन क्योंकि ये क्लिनिकल है। ठीक है जी, हमने इसको जो है कॉम्प्लिकेशन के लिए करना है। अब एक और मसला होता है, एग्जामिनर ने पूछना होता है पेशेंट को अल्ट्रासाउंड पहले खराब होगा या सीरम टेस्ट पहले खराब होगा या फ्लैंक पेन पहले आएगा? क्या है ऑर्डर? पेन होगा पहले तो। पहले क्या होगा? सबसे पहले अगर किंकिंग हो गई है तो सबसे पहले क्या होगा? किंकिंग होते ही पेशेंट को पेन हो जाएगा? नहीं, पेन तो उसको तब होगी जब उसके हाइड्रो यूरिटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी। पेन तो तब होगी और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सीरम वाला खराब होगा, उसके बाद स्कैन पे आएगा और फिर और ऑलमोस्ट वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ जस्टिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है इस पॉइंट पे। एग्जामिनर कहेगी आपके पेशेंट को तो कोई सिम्टम नहीं है, आपने क्या करना है अल्ट्रासाउंड मांग के? तो आप बोलोगे कि ये तो लेट स्टेज पर आएगा ना, तो अर्ली स्टेज पे तो पेशेंट की किंकिंग होगी। हाँ जी, किंकिंग के बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा जी। हाइड्रोनेफ्रोसिस के बाद, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस को भी हम आगे ग्रेडिंग करते हैं ना, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो सवेयर वो माइल्ड तो कोई सिम्टम ही है। मॉडरेट और सवेयर में पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। और सवेयर में क्या हो जाएगा? पेन, रीनल फंक्शन टेस्ट खराब होंगे। सवेयर में तो यूरेमिया वगैरह और बहुत बुरा हाल। नहीं, मैं एक्चुअली तो आप लोग मेरी बात है समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को सीक्वेंस रजिस्टर करवा रही हूँ कि पहले पेशेंट को हाइड्रोयूरेटर होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, जब वो मॉडरेट होगा तो पेन होगा, और जब वो सवेयर होगा
तो फिर रीनल फंक्शन टेस्ट खराब होंगे। अब आप पता है क्या बोंगी मारते हो, आप कहते हो कि मुझे रीनल फंक्शन टेस्ट चाहिए क्योंकि इससे पेशेंट को क्या हो सकता है, मतलब केयू भी नहीं मांगा आपने, पेशेंट से भी नहीं पूछा, डायरेक्ट रीनल फंक्शन टेस्ट मांगते हो, तो वो ऑर्डर ठीक नहीं लगता। तो मैडम पहले हमने केयूबी मांगना है और जब वो नॉर्मल हो तो हम आरएफटीज नहीं मांगेंगे। देखो किंकिंग किस साइड की होगी, बायलैटरल होगी या यूनिलैटरल होगी? बायलैटरल। ओके, फिर क्या होगा? अच्छा, यूनिलैटरल किंकिंग और बायलैटरल किंकिंग में क्या प्रॉब्लम होती है रीनल फंक्शन टेस्ट की? ज्यादा हो गई है किंकिंग। एग्जैक्टली, लेकिन रीनल फंक्शन टेस्ट यूनिलैटरल में नॉर्मल होंगे, बायलैटरल में खराब होंगे, क्योंकि अगर यूनिलैटरल है तो दूसरी साइड की हाँ वो कंपनसेट कर देगी ना। ठीक है, अच्छा तो आप जरूर मांगे केयूबी। लेकिन आरएफटीज हम सिर्फ सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस में मांगेंगे। केयूबी अगर केयूबी पे आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस, केयूबी भी सब में, केयूबी सब में पूछेंगे। हाँ केयूबी पता है पेशेंट एग्जामिनर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कब होगा ज्यादा यूरेटर को मसला। अगर हम परसेंटेज देखें तो 3rd डिग्री में ज्यादा होता है जी। लेकिन 2nd डिग्री का मतलब ये नहीं कि एक्सक्लूशन हो गई है, परसेंटेज कम है बट 2nd डिग्री से ऑनवर्ड केयूबी करवा लें तो बेहतर है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है, फर्स्ट में नहीं होती। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट में बहुत कम, बिल्कुल रेयर। 2nd में उसके बाद और 3rd सेकंड में जो है ज्यादा इशू तो सेकंड का है, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसमें भी हो जाता परसेंटेज है। कुछ है, एग्जैक्टली तो हाँ इसलिए नहीं हो टू बी ऑन जाता द सेफ साइड। एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक क्योंकि है क्या होगा फिर, क्योंकि आप बड़े सेफ हो जाओगे ना। अगर यूरेटर की जी प्रॉब्लम है तो आप क्लैंप लेते हुए कितना रहोगे, मीडियल रहोगे ना। जी जी एक तो मैं वैसे ही यूरेटर से डर लगता है, एडमी है वो भी डिस्टर्ब हो गई है थिंकिंग से ना। जी ठीक है, और इस तरह जो है अगर हमारे क्लैंप में भी आ गया, और इसके अलावा जो पेशेंट कॉम्प्रोमाइज है जिसका रीनल फंक्शन टेस्ट खराब है, फिर उसमें आप थोड़ा चीज़ों को बेहतर करते हो, स्टेंटिंग कराते हो और यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हो। अच्छा, ये तो जनरल इन्वेस्टिगेशन पूछनी है, फिर स्पेसिफिक टू डिजीज। Moderate or severe hydronephrosis means dilatation पे डिपेंड कर रहा होता है, मुझे आइडिया नहीं है। एनीबॉडी वांट टू ऐड? मुझे भी नहीं आइडिया इस चीज का कि मॉडरेट कब कहेंगे और सीवियर कब कहेंगे। आई थिंक ये जो रीनल कॉर्टेक्स थिकनेस ये हम इंशाल्लाह फिर कर लेंगे डिस्कस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल पे डिपेंड करता है। कैलिसिस इन्वॉल्व हो गए और अपर पार्ट ऑफ किडनी इन्वॉल्व हो गया तो फिर सवेयर हो जाता है। बैक प्रेशर जितना एंड पे जाएगा उतना वो सवेयर होता जाएगा। चलो इसको भी देख लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, सर्च ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अच्छा, इसके साथ वो यूरेटर के ग्रेड्स भी देख लेना अगर देख ही रहे हो तो, इंजरी के ना वही भूल जाते हैं बार बार। ठीक, वो इतनी बार हर पेज पे शेयर हो चुके हैं लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। हाँ ये मुझे भी भूल जाते हैं, इसलिए मैं हमसे कह रही हूँ कि इसको देख लो। अच्छा, ये एक हमने क्लियर कर लिया कि हमने जनरल इन्वेस्टिगेशन करवानी है। जनरल इन्वेस्टिगेशन में जो यूरिन है वो अगेन स्पेसिफिक है, ठीक है। अच्छा, यूरिन में ना मैंने कल्चर में ना एक क्यूरी डाली हुई है। अब इसमें ये है कि पेशेंट आएगी कि मुझे यूरिनरी सिम्टम्स हैं लेकिन पस सेल्स नहीं मिल रहे, तो क्या करवाना है उसको। और अगर पेशेंट को आए वो कि मुझे यूरिनरी सिम्टम्स नहीं है लेकिन पस सेल्स मिल रहे हैं, तो क्या करना है। अगर पेशेंट आए कि यूरिनरी सिम्टम्स भी हैं और पस सेल्स भी हैं, तो क्या करना है। अब तीनों सिचुएशंस बताओ मुझे। सिम्टम्स भी हैं, पस सेल्स भी हैं। उसमें तो उसको डेफिनेटली हम ट्रीट ही करेंगे जिसमें दोनों चीजें हैं, और जिसमें सिम्टम है और पस सेल्स नहीं है उसका हम कल्चर करवा लेंगे या रिपीट हम करवाएंगे। सिम्टम भी हैं पस सेल्स भी हैं, तो आपने एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है और कल्चर भेज देना है जी। अच्छा, अगर सिम्टम नहीं है और पस सेल्स हैं तो अब क्या करना है। कल्चर का वेट करना है, कल्चर का वेट करना है, और अगर सिम्टम है और पस सेल्स नहीं है
तो फिर भी ट्रीट करना है? नहीं, सिम्टम्स फिर उसके आपने डिटेल पूछनी है कि और किस किस्म के हैं, प्रॉपर करना है, उसको वैल्यूएट करना है, क्योंकि मिक्स रहते हैं ना सारे सिम्टम्स। क्योंकि ये एज ऐसी है, यूरेथ्रल सिंड्रोम की भी तो है ना, एस्ट्रोजन भी दी जा सकती है। ठीक। अच्छा, ओके। ब्लैडर डायरी के बारे में क्या ख्याल है, करवानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? करवानी चाहिए। जिनमें यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं उनकी डिटेल पता चल जाती है। यहाँ फंस जाते हो तुम। होंगे उनको देना चाहिए। मैं बताती हूँ उसको। ये काफी दफा कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, उनको पता होता है कि स्टेप वाइज चलना है, डायरी करवानी, ठीक है, बुक में तो लिखा हुआ है, लेकिन पता क्या करते हैं, समरी में बोलते हैं कि पेशेंट अनएजुकेटेड है, 70 ईयर ओल्ड है, पैसरी रिफ्यूज्ड, शी कैन नॉट, शी डोंट वांट इट, शी कैन नॉट नो हाउ टू यूज इट। देन एग्जामिनर आस्क, तो हाउ शी विल मेंटेन हर ब्लैडर डायरी? फिर यहाँ फंस जाते हो ना। ब्लैडर डायरी मेंटेन करने के लिए रीजनेबली पेशेंट को एजुकेटेड होना चाहिए और उसको सेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक। इवन लेकिन हम इससे बीच में ऐड करेंगे अपनी जो भी हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं उसमें ऐड करेंगे हम? नहीं, आप जस्टिफाई करोगे कि क्यों नहीं पूछी, क्योंकि मेरी पेशेंट का जो एजुकेशनल स्टेटस है, ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि शी कैन मेंटेन इट। नहीं मेंटेन कर सकती आप, बिल्कुल नहीं कर सकती। 60 ईयर के बाद जो होते हैं हालत होती है, वो मुश्किल होता है उनसे मेंटेन करना, और मोस्टली तो अनएजुकेटेड होती हैं। They will be into another mess. डॉक्टर हम उससे हिस्ट्री में भी नहीं पूछेंगे कि कभी उसको किसी ने बताया इसके बारे में या नहीं? पेशेंट अगर एजुकेटेड लग रही है ना, तो फिर आप ब्लड डायरी पूछ सकते हो। और उससे हिस्ट्री पे क्या पूछना है, मींस आपने पता कर लिया कि वो गई नहीं कभी किसी डॉक्टर के पास, क्योंकि टाइम नहीं होता। आइडियली जो है हिस्ट्री में ये सारी बातें डालनी चाहिए, बट कुछ चीजें अपने टाइम के मुताबिक तो मैनेज करनी है ना। तो ये ब्लड डायरी वाली जो इशू है वो यही है कि अगर पेशेंट एजुकेटेड है, ठीक है, तो इट्स बेटर, शी कैन मेंटेन इट। अगर आपको लगता है कि IQ प्रॉब्लम भी होता है, लैंग्वेज इशू भी होता है, उर्दू भी नहीं समझ में आ रही होती, एजुकेशन भी नहीं होती, आपको हिस्ट्री प्रॉपर नहीं दे रही होती, तो ब्लड डाई तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये चीज पेशेंट नहीं मेंटेन करनी है, इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। यूरोडायनामिक के बारे में क्या कैसे लेके जाएंगे? फिर सॉरी, एक पॉइंट ये दोबारा से बता दें, सिम्टम्स हैं नहीं है और पस्टल्स हैं, इसमें क्या करना था? इसमें कल्चर करवाना है। सिम्टम अगर है ना और पस्टल्स नहीं है तो कल्चर नहीं, सिम्टम नहीं है, पस्टल्स हैं, इसमें कल्चर है। नहीं, आप इसको फिर मिड स्ट्रीम करवाओगे। मिड स्ट्रीम अच्छा होता है ना, क्योंकि जब आप रूटीन का यूरिन लेते हो उसमें पस्टल्स वैसे भी आ जाते हैं, पेशेंट को सिम्टम नहीं होते, MSU करवाना है। हाँ, ठीक है। यूरोडायनामिक के बारे में, एस्ट्रोजन यूरेथ्रल सिंड्रोम होता है ना, उसकी वजह से पेशेंट को डिस्परूनिया होता है, अर्जेंसी होती है, आपको लगता है UTI है, बट आप अगर सिर्फ लोकल एस्ट्रोजन दोगे तो वो ठीक हो जाता है। तो टेक होम मैसेज पता क्या है? टेक होम मैसेज ये है कि अगर अच्छी किस्मत है तो इट्स ओके, लेकिन अगर सम टाइम कोई एग्जामिनर ही आपका यूरोगायनोकोलॉजिस्ट है, जो कि 3-4 हैं पाकिस्तान में, और आपने उनकी कहानियां भी सुनी है, तो कैसे आपको तंग करते हैं ना, तो इट्स बेटर तंग ना भी करें तो यार, एग्जिट एग्जामिनेशन है, कंसल्टेंट बनने जा रहे हो, यू मस्ट नो अबाउट इट। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ। मैं आई एम पैरा 3, थर्ड में मेरे प्रीवियस 3 हूँ, थर्ड में मेरा जो था प्रॉब्लम हो गया, मेरा ब्लैडर जो है वो 5 सेंटीमीटर रेंट आ गया उसमें, ठीक है, और आई वाज एडवाइज टू कीप पुलिस इनसाइड फॉर 21 days, और 7 days के बाद मेरी बस हो गई, क्योंकि इट इज क्वाइट इरिटेटिंग, इतनी बड़ी इज्जत मेरे लिए, मैं जस्ट वांट टू, मैं इसको बस निकालना चाह रही थी। मैंने काफी चीजें देखी, बुक्स पढ़ी, 7 days में हो जाता है ना, ओब्स का जो भी होता है। रेडिएशन वाले थोड़ा टाइम ले देते हैं, उसमें वो 14 days तक करते हैं स्टोमा रिपेयर करने के बाद, लेकिन ओब्स में वो स्पेसिफिकली हमने भी पढ़ा है, थियरी भी दिया आपने, 10 days एवरेज होती है ना, रेंज 14 days होती है, तो बस मेरी 10-12 days पे बस हो गई।
और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ना अर्जेंसी बहुत होती थी। फिर नो गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइज्ड मी, क्या मुझे एडवाइस करना चाहिए था उनको? डिट्रोसिटल एडवाइस करना चाहिए था ना, क्योंकि एक चीज इरिटेट करती है ना, वो कांस्टेंट था वो पुलिस, वो इरिटेट कर रहा था क्योंकि कोई फॉरेन बॉडी होती है डिट्रोसा रिएक्ट करते हैं ना उसके खिलाफ, तो वो ओवर एक्टिव ब्लैडर वाली सिचुएशन थी। तो बस वो फिर डिट्रोसिटल ली एंड आई वाज फीलिंग फाइन, सब चीजें ठीक हो गई। ठीक है, अब जब दिल पे गुजरी एक निकम्मे गायनेकोलॉजिस्ट ने तो मुझे 5 सेंटीमीटर का रेंट डाल दिया, ऊपर से ये भी नहीं पता है कि हाउ टू हैंडल इट। ठीक है, तो फिर ये चीजें, अब आप भी माशाल्लाह एग्जिट एग्जामिनेशन में हो, हमने बड़ी दुआएं की, आपने शेयर किया था उस वक्त ना, उस वक्त ही मैंने आपको ज्वाइन किया, बड़ी आपके लिए दुआएं की। सही। अच्छा देखो, फिर देखो ये बातें आनी चाहिए, आपने प्रायर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यूरिनरी सिम्टम्स और ये प्रोलैप्स बहुत कॉमन है। 50% पेशेंट में प्रोलैप्स होता है, 20% में सिम्टोमेटिक भी होता है, और 60 ईयर 70 ईयर में हर सेकंड पेशेंट जो ओपीडी में आएगी वो इसी मसले के साथ आएगी, और फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि हाउ टू एड्रेस योर पेशेंट व्हाइल यू आर एफसीपीएस। तो दिस इज द रियल टाइम यू कैन एड्रेस योर थिंग्स। ठीक है, अच्छा हम इन्वेस्टिगेशन पे थे, हमने जर्नल भी कर लिए हैं, स्पेसिफिक भी कर लिए हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन वाली भी करनी है, कुछ और भी होती हैं जो कि एडिशनल होती हैं, जो कि पेशेंट के अकॉर्डिंग टू कोमॉर्बिडिटी डिसाइड करनी होती हैं, जैसे कि प्रोलैप्स के साथ थी लेकिन डायबिटिक निकल आए। ठीक है, तो आपने अब डायबिटीज की अलग से कहानी शुरू नहीं करनी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का डायबिटीज है वो आपकी जिम्मेदारी है। वो प्लेसेंटा ने उसको खराब किया या एग्रावेट किया, यही होता है ना, या उसका रीजन है। दैट इज वाई कि जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन इनसाइड प्रेगनेंसी है वो सारी की सारी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, उस पर हमें माफी नहीं मिलती। लेकिन गायनी वाली हमारी जिम्मेदारी नहीं है। गुड न्यूज फॉर यू पीपल। ठीक है, तो आपने डायबिटीज का सिर्फ पेशेंट से पूछ लेना है कब से है, जो ट्रीटमेंट ले रही है उसकी कंप्लायंस कैसी है और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और इन्वेस्टिगेशन में चुप करके उस डायबिटीज की प्रोफाइल मांग लें, HbA1c करवा लें, फंडोस्कोपी अगर नहीं हुई भी और 5 साल से ज्यादा की डायबिटीज है करवा लें, बायोकेमिस्ट्री में रीनल फंक्शन टेस्ट और LFTs करा लें। ठीक है, और एक और बात है, जो 5 ईयर से ज्यादा की डायबिटीज और हाइपरटेंशन है ना, उसमें आपने ECG करानी है या एको करानी है, इस पे 2-4 बच्चों से पूछा गया है, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? ECG पे क्या पता चलेगा? रेट और रिदम, इसमें माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज में, लेकिन वो अगर अनकंट्रोल्ड हो तो फिर उसमें हम कह सकते हैं। देखो, सिर्फ ECG पे हमें पता चलता है कि अक्यूट इस्कीमिया है, अदरवाइज वो भी नहीं बताती ना, ECG नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन हाइपरटेंशन में ये LVF बता देती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इसलिए हम ECG करा लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिक क्या है? एकोकार्डियोग्राफी। अगर आपका सेटअप इजाजत देता है, जैसे CMH वाले करवा लेते हैं, फौजी फाउंडेशन वाले करवा लेते हैं, तो गो फॉर इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, वरना एटलीस्ट ECG तो करा लें। अच्छा, दोनों के लिए, और हाइपरटेंशन दोनों के लिए, इस्केमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंसिव में हाइपरटेंसिव वाली जाएगी, डायबिटिक में माइक्रोवेस्कुलर के साथ। ठीक। अच्छा, एनेस्थीसिया रिलेटेड चौथा पॉइंट इन्वेस्टिगेशन का, इसमें आप रिलैक्स रहें, ये अगेन आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन मिस हुई है जो एनेस्थीसिया के लिए जरूरी थी, तो अव्वल तो मिस ना करो, लेकिन मिस हो जाए तो आप कह दो कि मैडम आई विल डिसाइड, एंड इट इज द एनेस्थेटिस्ट हु इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अब उसकी मर्जी है PT कराए, उसकी मर्जी APTT कराए, और उसकी मर्जी है वो लिपिड प्रोफाइल कराए। ठीक है, लेकिन आप, चूंकि हमारा जो कदीमी किस्म का है ये सिस्टम, तो जब भी आप ये इन्वेस्टिगेशन पूछें तो हमेशा पूछना करके फॉर जर्नल हेल्थ असेसमेंट मुझे 5 चाहिए, फॉर इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक टू डिजीज मुझे ये चाहिए, एज माई पेशेंट इज डायबिटिक्स वो मुझे ये चाहिए। ठीक है, और
few investigations I required for anesthesia and it may be ECG, chest X-ray. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम होती है वो होती है व्हाट इज प्रोविजनल डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये तो हम बारे में बात कर चुके हैं। प्रोविजनल वो होता है जिसमें हर लिहाज से आपकी चीजों को सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, अच्छा प्रोविजनल जो होता है वो आपका एक हाइपोथेसिस होता है, तो ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी आप बता सकते हो, जरूरी नहीं है। प्रोविजनल डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का होना जरूरी नहीं है, बस आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो आपने पॉसिबल डायग्नोसिस का लफ्ज यूज करना है। ठीक है, ये इस पे पहले बात हो चुकी है काफी क्लासेस में। अच्छा फिर बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, हाउ यू विल सपोज्ड टू सपोर्ट इट, कैसे आपने प्रोविजनल को सपोर्ट करना है। फिर जब आपके डिफरेंशियल्स की बात आएगी तो एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंशियल्स आपको याद हो प्रोलैप्स में, उन पे भी बात हो चुकी है तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो डायग्नोसिस होना चाहिए ना डिफरेंशियल में, वो होना चाहिए जो कि कॉमन होने में ज्यादा हो, एक रेयर बात नहीं होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं पहला डायग्नोसिस अच्छा बता देते हैं, सेकंड में वो कहते हैं मैलिग्नेंसी बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफरेंशियल्स के पूरे आपके नंबर होते हैं और अगर आपने उनका ऑर्डर खराब कर दिया ना तो ये भी आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और डिफरेंशियल्स में सबसे पहले हमारा जो डेफिनेट डायग्नोसिस होगा वो आएगा। देखिए डिफरेंशियल तो डिफरेंशियल है ना, डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो बोल दिया ऊपर। फर्स्ट डायग्नोसिस का नाम प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है। यहाँ भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जब एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस, तब आप डिफरेंशियल बताने लग जाते हो। जब एग्जामिनर पूछता है व्हाट आर योर डिफरेंशियल्स, तब आप प्रोविजनल बताना शुरू कर देते हो। ठीक है, जब आपसे प्रोविजनल पूछे तो इसका मतलब है जो सबसे पहला डायग्नोसिस है, फर्स्ट डायग्नोसिस, योर फर्स्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, व्हाट इज योर इंप्रेशन, इसका मतलब भी यही है कि आपने पहला जो आपका डायग्नोसिस है वो बताना है। जब एग्जामिनर पूछे डिफरेंशियल्स बताओ तो फिर आपने उनको ऑर्डर में ही बताना है जो कि मोस्ट कॉमन हो। अब आपकी पेशेंट, अगर कोई पेशेंट 70 ईयर की है और सेकंड डिफरेंशियल को ये कहे कि ये इन्वर्जन है यूट्राइन, तो फिर आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे ना। जी नहीं, अच्छा ठीक है, फिर जो हमारा डिफरेंशियल की लिस्ट होगी उसमें हमारा फर्स्ट वाला प्रोविजनल आएगा। हाँ फर्स्ट वाला नहीं, नहीं देखो फर्स्ट नहीं आएगा। प्रोविजनल हमारा आएगा, आपने बोलना है कि मैडम माय प्रोविजनल इज यूट्रोजेनल प्रोलैप्स विद मॉडरेट सिस्टोसील एंड मॉडरेट रेक्टोसील एंड माय डिफरेंशियल्स आर, इट कैन बी सर्वाइकल पोलिप, ठीक है, इट कैन बी एंडोमेट्रियल पोलिप। अगर सिस्टोसील के लिए स्पेसिफिक पूछना चाहें तो फिर आपने बोलना है इट कैन बी गार्टनर डक्ट, इट कैन बी विजाइनल वॉल्व सिस्ट। ठीक है, और एग्जामिनर और बोलता रहे तो फिर एंड पे बोलते हैं इट कैन बी मैलिग्नेंसी। फिर एग्जामिनर कहेगा हाउ इट कैन बी मैलिग्नेंसी, तो आप कहोगे आई एम नॉट सेइंग इट इज मैलिग्नेंसी बिकॉज इट कैन इट इज नॉट, क्योंकि इसमें कोई इचिंग नहीं है, रैश नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, कैक्सिक नहीं है, लिम्फ नोड्स ठीक हैं इसके। तो डिफरेंशियल बताने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई चीज बता दी एडिशनल तो आपको चोरी कर लिया, आपने चोरी नहीं किया आपने। आपको कौन सा कह रहे हो भाई मैलिग्नेंसी है, आप तो कह रहे हो कि ये तो 5वां डायग्नोसिस है ना, 5वां है और इसीलिए है कि भाई ये नहीं है मैलिग्नेंसी, इसमें ये सब बातें नहीं है, इसलिए बहुत रेयर चांसेस हैं, बट एक मैथ है। देखो डिफरेंशियल की भी एक चीज होती है, एक बात की, वो डिफरेंशियल में होता है। ठीक है, और उसमें ये बात है कि क्योंकि एक वल्वा पे एक मैस है जो कि पोस्ट मेनोपॉजल एज में है, यही रिस्पेक्टर है मैलिग्नेंसी के लिए, दैट्स व्हाई इट इज इन योर 5th लिस्ट। ठीक है, अच्छा फिर मैनेजमेंट पे भी बात हो चुकी है। हमेशा मैनेजमेंट के स्टेप बनी होता है कि अपना डायग्नोस, अपना वर्कअप कंप्लीट करो। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने एग्जामिनर को कहना है कि मैडम मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दें। एग्जामिनर कहेगा नहीं अवेलेबल, तो फिर आप कहते हैं ओके आई एम गोइंग टू प्रोसीड एज पर माय प्रोविजनल डायग्नोसिस। अब प्रोविजनल डायग्नोसिस तो आपका पहले बन चुका था, सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है, सिस्टोसील रेक्टोसील है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड नहीं है देयर, इट्स ओके, अज्यूमिंग दैट इट इज नॉर्मल। जब कोई चीज नहीं मिल रही तो उसको अज्यूम मत किया करें वो एबनॉर्मल है, उसको नॉर्मल अज्यूम किया करें। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि
अब आप आगे जब जाओगे तो फिर आप खुद से डाल दोगे, मैडम मैं इसका केली भी कराऊंगी, फलाना कराऊंगी, ढमकाना कराऊंगी, खुद ही कॉम्प्लिकेट करोगे ना जी। तो जब एग्जामिनर ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं दी, पेशेंट में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये है कि वो नहीं है। बिल्कुल सिंपल रहेंगे, इसको लेके जाएं। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। स्टेप 2 पे आपने जो भी आपका है, आप इस इम्प्रेशन यू विल एक्सप्लेन कि पेशेंट को बताऊंगी। ठीक है। और इसके बाद स्टेप 3 पे आ जाएं, काउंसलिंग करेंगे। ठीक है। व्हाई शी नीड एडमिशन। ठीक है। उसको कन्विंसिंग किस्म की रीजंस देनी है, और करंट एंड फ्यूचर पॉसिबल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू हर डिजीज। ट्राई टू एड्रेस दिस स्टेप विद परसेंटेज फॉर बेटर स्कोर। अच्छा, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो ना, लेट्स सपोज अगर पेशेंट प्रोलैप्स के साथ है, अल्सर भी बना हुआ है उसका, ठीक है, और आपको अल्सर की भी एज के मुताबिक अल्सर भी समटाइम सेकेंडरी इन्फेक्शन से इतने खराब होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती है कि ये मैलिग्नेंट है या बेनाइन। आप इसको जरूर बताएं कि ये हम आपका जख्म है, इसको सही करेंगे, देखेंगे, इसमें परेशानी भी हो सकती है हमें। ठीक है। गुर्दों में मसला हो सकता है, तो कन्विंसिंग किस्म की रीजन से उसको एडमिट कर लें अगर आ गई है बेचारी। ठीक है। लेकिन हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि सिम्टोमेटिक प्रोलैप्स को ट्रीट करना है, एसिम्टोमेटिक को नहीं करना, चाहे वो 3rd डिग्री है। ठीक है जी। स्टेप 4 में मैनेजमेंट प्लान बता लें अपना कि माई एम इज, मेरा जो एम है कि मैंने अपने पेशेंट को डिजीज फ्री करना है। ठीक है। और वेरियस ऑप्शंस हैं, लेकिन आई विल ऑफर हर द बेस्ट वन इट इज सूटेबल इन हर इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस एंड इट इज वैजाइनल हिस्टेक्टमी, 60 ईयर की है। ठीक है। और प्रोलैप्स कॉम्प्लिकेटेड है, क्वार्टर लाइफ डिफिकल्टी प्रॉब्लम है, अल्सर भी हो गया है, और पैसरी रखवाना नहीं चाहती, और डायबिटीज भी कंट्रोल्ड है। सो आई विल ऑप्ट, एंड शी इज आल्सो विलिंग फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट विद चीज हिस्टेक्टमी। ठीक है। But at the same time, I will tell her that even then, after doing hysterectomy, she is at risk of 10-12% at walled collapse. ठीक है। स्टेप 5 पे फिर मैनेजमेंट प्लान बता लें। स्टेप 4 पे तो डिसाइड कर लिया था ना कि मैंने उसको बता दिया कि मेरा प्लान ये है। अब 5 पे आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के थ्रू। एनेस्थेटिस्ट भी आ जाएगा इसमें। ठीक है। और लेट्स सपोज कि हाइपरटेंसिव थी तो फिजिशियन भी आ गया, आप हो गए। लेट्स सपोज अगर मैं ये नहीं कह रही कि उसको कोई किडनी का मसला है, लेकिन अगर एग्जामिनर कहता कि किडनी का मसला है तो फिर यूरोलॉजिस्ट भी आ गया था। ठीक है। फिर आपने उसकी करंट इशू को ट्रीट करना है पहले। अगर वो यूटीआई के साथ आई थी, अगर वो अल्सर के साथ आई थी, तो पहले आपने उसको ट्रीट करना है। और अल्सर गिव हर 2 वीक्स और यूटीआई गिव हर एटलीस्ट 7 डेज। ठीक है। क्योंकि अगर एक पेशेंट पहले से ही जो है उसको इन्फेक्शन है, उसके ऊपर से सर्जरी कर दोगे, वो भी ऐसी जो कि इमरजेंसी वाली नहीं है, तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ना। जो उसकी करंट इशू है उसको ट्रीट करें। यहाँ काफी आप प्रॉब्लम कर लेते हो, ये ऐसा नहीं करना, पहले उसको ऑप्टिमाइज करें। ठीक है। और फिर ऑफर ट्रीटमेंट टू फैमिली मेंबर्स इफ इंडिकेटेड। अगर लेट्स सपोज अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी से भी निकल आया, तो गुडविल पे आप कह दो कि मैं इसके फैमिली मेंबर्स को भी कहूंगी कि अपना स्क्रीनिंग करा लें। इसमें ये नहीं करेगा कोई आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप हार्म खाई एडिशनल पॉइंट्स लिए हैं। ये सिर्फ आपकी एक कंसर्ननेस और आपकी विजिलेंस को शो करती है ये बात। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा और बहुत अच्छा कैंडिडेट है तो उसके तो चारों आंखें खुली होंगी ना। और स्टेप 6 में आप सब प्रॉब्लम करते हो। अब वो ये है कि आपने अच्छी सी सर्जरी करने के बाद उसको भेज दिया है, अगर आपने उसकी कोई ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया। ठीक है। वो हमने शुरू में ही बात कर ली थी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रोफेशन वगैरह की। ठीक है। अच्छा, ये बुक भेज दूंगी आप लोगों को। केसेस हैं, केस 1 है, जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं ना, ये सारे, इसमें थोड़ी सी मैंने एडिटिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो है इसकी स्पोर्ट्स। किसी बच्चे ने होमवर्क दिया था, मैंने उसको वैसे ही अटैच कर लिया, लेकिन था बड़ा अच्छा। ये वाला नजर आ रहा है?
यस। अच्छा, देखिए इस पे बड़े प्रॉब्लम होती है। ये जो स्पोर्ट्स है ना यूट्रोवेजाइनल वाल, कोई प्रोफेसर था जिसने इसको पहली दफा देखा था, इन स्पोर्ट्स को देखा था, ठीक है। लेवल 1 की कौन कौन सी हैं? ट्रांसवर्स, कार्डिनल, एक ही बात है, और यूट्रोसैक्रल, 2 लिगामेंट लेवल 1 की सपोर्ट होती हैं, ठीक है। एग्जामिनर समटाइम कहते हैं कि हमें मस्कुलर सपोर्ट बताएं, हमें फेशियल सपोर्ट्स बताएं, तो वो भी आपको आनी चाहिए। वो मैं फिर शेयर कर दूंगी, लंबा हो जाएगा लेक्चर। कुछ मस्कुलर सपोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके मसल्स होते हैं, पेल्विक डायफ्राम के होते हैं और लेटरल वाल के होते हैं। लेटरल वाल में ये ऑब्स्ट्रेटरी इंटरनस आ जाता है, प्रीफॉर्मस आ जाता है, और पेल्विक हमारा से मस्कुलर स्पोर्ट्स में कि राउंड भी एंड ही वो रिट्रीव और वो ड्रॉप आउट कर जाएगी। एक लेवल 1 अगर खराब है, ये वाइवा क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है। लेवल 1 की सपोर्ट खराब है तो कौन सा प्रोलैप्स होगा? ये होगा आपको पेशेंट को यूट्राइन प्रोलैप्स, वाल प्रोलैप्स और सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल प्रोलैप्स जो है वो एक्चुअली यूट्राइन प्रोलैप्स ही है, क्योंकि सर्विस इज पार्ट ऑफ यूट्रस ना। और इलोंगेटेड सर्विस जो है वो डिफरेंट है, उसमें स्पोर्ट्स को कुछ भी नहीं हुआ, यूट्रस की जो लेंथ है वो ज्यादा हो गई है। ये कंजेनिटली भी ज्यादा हो सकती है और ड्यू टू ग्रेविटेशनल इश्यूज भी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, लेवल 3 में जो है वो सॉरी लेवल 2 में एंडोपेल्विक फेशिया आ गया। एंडोपेल्विक फेशिया का प्रोलैप्स होगा तो पेशेंट को सिस्टोसील और इंटेरोसील होगी, ठीक है। और ये मिड वजाइनल डिफेक्ट भी कहते हैं इसे। यूट्रस डिफेक्ट, मिड वजाइनल डिफेक्ट और लोअर वजाइनल डिफेक्ट, इनको हर लिहाज से रटा मार लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको वैसे ही लगा दिया है। बस बुक के लिए मैं इसको नीट कर लूंगी। और लेवल 3 में जो है वो लिबर्टरी मतलब पेल्विक डायफ्राम आ गया और रिंगल बॉडी आ गई। अगर इनका प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट को क्या होगा? रेक्टोसील और वजाइनल वॉल डिफेक्ट्स होंगे, लोअर सारे जो होंगे। रेक्टोसील लेवल 3 के साथ रेक्टोसील स्पेसिफिक है जी। अच्छा, बाकी तो हमने पूरे 10 दिन से इसके पीछे पड़े हुए हैं प्रोलैप्स के। तो एक एडिशनल क्लास हम ले लेंगे जिसमें हम ये पॉप की वाली बातें कर लेंगे, क्योंकि ये भी वीडियो लेक्चर पे ही पॉसिबल है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन था फिर एक लड़की का आया था पिछली दफा भी, जो दिसंबर में हुआ, उसकी पेशेंट का बीएमआई थोड़ा ज्यादा था, ओबीस थी। उससे एग्जामिनर ने ये पूछा था कि अब तुम इसका रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, तो उसने कहा है रिस्क फैक्टर तो है कि इसमें सर्जरी प्रोलैप्स की पेशेंट थी ना, तो वो कहीं थी तुम इसकी सर्जरी अभी करोगी या इसको वेट रिडक्शन कराने के लिए भेज दोगी तो फिर करोगे। तो उसने आंसर किया था कि मैं अभी कर दूंगी। वैसे वो पता नहीं अब किसी और भी चीजें उसकी ठीक नहीं हुई पर केस पास नहीं हुआ था, तो इसका क्या आंसर होगा कि वो वेट रिडक्शन कराएगी या पहले या सर्जरी कर देंगी पेशेंट की? देखो जो प्रोलैप्स के जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है ना, उसमें सबसे खराब चीज होती है चाइल्ड बर्थ, ठीक है, सबसे खराब चीज। उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई जो कि करवा रही है प्रोलैप्स, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम हो गई। अब बाकी सारी चीजें जो है ना वो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कफ है, मैस है या बीएमआई है। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को हम बाद में भी एड्रेस कर सकते हैं कि वो वॉल प्रोलैप्स ना हो। मतलब अगर हम सर्जरी कर दें तो वेट भी कम कर पड़ता है। अगर आप इसको कॉमन सेंस की बेस पे पूछें तो मैं तो सर्जरी कर दूंगी, अनटिल अनलेस पेशेंट में कोई मॉर्बिड ओबेसिटी नहीं है। ओबेसिटी की भी तो क्लासिफिकेशन है ना, क्या होती है? 30 प्लस है, 35 से ऊपर है बीएमआई या 40 तक है। देखो ये टर्म्स भी एहतियात से यूज करते हैं। ओवर वेट होते हैं वो 30 kg बीएमआई तक होते हैं। अगर शी इज ओवर वेट देन इट इज ओके, आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो ओबीज है तो फिर वो 1 ओबीज है, 2 ओबीज है या 3 ओबीज है। 1 ओबीज 30 35
ठीक है, 2 ओबीज 35 से ऑनवर्ड और 3 ओबीज 40। अब आप 3 ओबीज और 4 ओबीज में तो वैसे ही एनेस्थीसिया फिटनेस सर्टिफिकेट्स प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा, ये जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे ना तो आपने ए से ग्रेड्स भी पढ़ने हैं एनेस्थीसिया के, कितने ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। ओबीज पेशेंट में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो वो ओबीज पेशेंट एनेस्थीसिया, एम्बोलिज्म और ये सब चीजें, वो तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन की बेस पे एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं हम डील करेंगे नहीं करेंगे ना। नहीं, ओवरवेट तक का बात ठीक है कर लें, लेकिन अगर ओबीज है तो नहीं करेंगे। इट्स बेटर until unless कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, शी इज कमिंग टू willing to come again, तो हम उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे, वही वाली बात है। बोनीस टेस्ट के बारे में बता दूं, अब नहीं करवाना, बट पूछते जरूर हैं, ठीक है। इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर प्लेस करते हैं बोथ साइड्स ऑफ द यूरेथ्रा पे टू एलिवेट द ब्लैडर नेक, और ये अटेम्प्ट इसलिए होती है कि हम एक आर्टिफिशियल तरीका करते हैं कि अगर हम ब्लैडर नेक को उसकी जगह पे ले जाएंगे सर्जरी करके तो क्या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगी या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये अब नहीं करते, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी सर्जरी को पे खास फर्क नहीं पड़ते। मतलब अगर बोनीस टेस्ट से साबित हो भी जाए तब भी वो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, ना भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है नहीं। तो पता होना चाहिए कि बोनीस टेस्ट क्या होता है। मिडिल फिंगर दोनों फिंगरों के साथ ना बस आपने वो जो जगह चेंज हुई है स्फिंक्टर की, उसको उसकी जगह पे ले जाएं, बस दैट्स ऑल। ये बोनीस टेस्ट है, लेकिन नहीं करवाना, ठीक है। एनीथिंग एल्स? डॉक्टर हीरा, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा जो एग्जाम में आया था केस वो 3rd डिग्री यूवी प्रोलैप्स था, लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब मैंने उसकी हिस्ट्री ले एग्जामिनेशन किया, उसने हिस्ट्री में ये कहा था कि मैं यानी इजीली मेरा आउटसाइड होता है, आ जाता है ड्रैगिंग सेंसेशन से या जो भी, मतलब ड्रैगिंग से अगर बियरिंग डाउन करें या थोड़ा सा चलें तो वो आ जाता है, पहले कम था, बाद में ज्यादा। फिर जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो उसमें मैंने उसको कफ भी करवाई और बियरिंग डाउन सारा कुछ करवा के देखा, लेकिन उसका प्रोलैप्स आ ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी पैकिंग हो रही थी। अब वो एग्जामिनर ने भी खुद भी आकर देखा, उन्होंने कहा पूछा कि क्या इशू है, तो मैंने कहा कि ये हिस्ट्री पे इसका ये है और अभी नहीं आ रहा ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, टाइम भी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने बाद में खुद भी एग्जामिनर काफी देर तक उसके साथ करती रही, बाद में उन्होंने उसका वो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से उसका थोड़ा पुल किया तो वो बाहर आ गया। लेकिन हम तो यूजुअली नहीं यूज करते ना स्पंज होल्डिंग, हमने तो एग्जाम में नहीं यूज करना इस तरह। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने क्यों नहीं यूज करना क्योंकि मैंने तो जितना भी अभी तक सुना है वो यही है कि इस तरह से आप मतलब पेशेंट को आप खुद आप वो कर रहे हैं, मतलब ये भी एग्जामिनर माइंड करते हैं, किसी एग्जामिनर से ही सुना था। सर्विस ना अब तो उसकी खाल उतारते हैं। सर्विस टच रिसेप्टर्स होती है, उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा कि ये कितना अजीब लगता है ना कि आप एक किसी का अगर 2nd डिग्री और आप पुल कर रहे हैं या 1st डिग्री और आप पुल कर रहे हैं उसके साथ और कह रहे हैं कि इसको हम बाहर निकालें, मतलब वो उन्होंने तो बकायदा मना किया था कि इस तरह नहीं करना। और मैं असल में जो बात पूछने लगी वो ये कि मुझे एग्जामिनर ने कहा कि आपने ड्यूरिंग हिस्ट्री इसको स्क्वेटिंग पोजीशन में क्यों नहीं बिठा दिया यहाँ पे, तो मैंने कहा मुझे उसने हिस्ट्री में तो यही कहा था कि मेरा इजीली बाहर आ जाता है, इट डजंट लुक एथिकल ना जी। और उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह ही करना होता है, अगर पेशेंट आपको पता है कि ये है और यहाँ पे टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है तो आपको तो उसी टाइम पे हिस्ट्री के दौरान इसको बिठा देना चाहिए था। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बिठाना और कुछ कहते हैं कि आप इसको बिठा दें, लेकिन ये बहुत अजीब लगता है कि आप पेशेंट को इस कंडीशन में वहाँ बिठाएं। एग्जैक्टली अजीब बात है। और हमारे एग्जामिनर्स जो हैं आपको अगर आप अच्छे टेस्ट पास कर लें, ठीक है, इफ यू आर ट्रेन्ड लाइक दैट, तो आपने तो यही करना है ना, आगे ही तमाशे करने हैं। लेकिन आप ऐसा मत करें, अपनी वैल्यूज पे अडेरेंट रहें, ठीक है। अल्लाह मियां भी देख रहे हैं आपके हालात, और एग्जामिनर भी इंसान ही होते हैं, अगर उनको अच्छी बात सिखाओगे तो वो एडमिट करते हैं। मैंने बहुत सी अच्छी बातें आप लोगों से सीखी हैं जो मुझे नहीं पता थी, तो इट्स ओके, इंसान है हम, कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने जवाब कैसे देना है इट मैटर्स। आपको मैडम माय पेशेंट इज एज यू कैन सी 70 years old, it looks unethical for me, inhuman for me to squat her during whole 12 minutes at this uncomfortable position at couch, so I don't want to do it for my patient. ये तो आपका क्रेडिट बन जाएगा ना कि you are so much concerned for your patient.
और डॉक्टर हीरा दूसरी बात यह है कि हमें ये नहीं पता होता कि जब एक पेशेंट हिस्ट्री में बता रहा है कि मेरा मोस्टली आउटसाइड ही होता है और 3rd डिग्री पर लैप्स है, वो बता रही है बार बार, मतलब यही बात कर रही है, तो हम कैसे ये पहले से अज्यूम कर ले एग्जामिनेशन से पहले कि उसका तो आएगा ही नहीं, ये मतलब ये तो जाहिर है देख के मैं ही आपको पता एक चलेगा। बात बताती हूँ, ठीक है। जी देखो, एक पेशेंट ऐसी है जो बता रही है कि मेरा प्रोलैप्स बाहर आता है। अब मैंने उसको एग्जामिन किया, नहीं आया बाहर। अब मैंने जी उसको मैनेज करना है, एग्जामिनर कहेगी मैनेज योर पेशेंट। सो आई वुड, मैं उससे कहूंगी मैडम, एज माय पेशेंट इज सेइंग दैट समथिंग कमिंग डाउन थ्रू वजाइना, she is having all risk factors which are supposed to have a prolapse. Assuming that if she has a prolapse, so I would like to re-examine her in another time of the day, but during exam situation it is not possible. So would you be too kind enough to provide me her examination findings which have been performed during her hospital stay? And if not, then I will treat my patient. If it is prolapse, then I will treat it as my patient history is that like that. And मैनेजमेंट तो फिर यही है ना, मैनेजमेंट तो फिर यही है कि यू आर गोइंग टू री एग्जामिन हर, तो यही तो मैनेजमेंट है ना, बता दिया आपने, री एग्जामिनेशन इज योर मैनेजमेंट। और एक बात है, 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री है, 1st डिग्री है, सिम्टोमेटिक है, सर्जरी करवाने के लिए आई है, पैसे नहीं रखनी, इलाज तो एक ही है ना, VH फर्क पड़ता है इससे फिर? नहीं, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस इस तरह से स्टार्ट किए थे कि अच्छा आपकी हिस्ट्री ये है और एग्जामिनेशन पे आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हिस्ट्री ये है लेकिन एग्जामिनेशन पे मुझे ये फाइंडिंग्स मिली हैं, मुझे 3rd डिग्री नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, तो जो ये आपने आपको मिला है चोरी ना नहीं की? नहीं वो क्योंकि आपने चोरी तो दूसरी नहीं की एक ना? नहीं मिला एग्जामिनर तो ने बस मुझसे नहीं वाइवा मिला। स्टार्ट कर दिया था और दूसरी एग्जामिनर उसके साथ लगी रही और काफी देर, मतलब 5 मिनट्स लगे उनको और काफी जरा उन्होंने वो किया, पुल किया उसको काफी, तो फिर वो गलत बाहर किया, आया। उन्होंने गलत तो किया। ये तो खैर उनको भी पता ही था, They did. उनको भी पता ही था कि उनके मैं सामने ही आपको हुआ है सारा। बताती हूँ, if you are handling with cervix and she went into vasovagal shock and you can be another mess. हम तो मैरिना नहीं रखते ओपीडी में, इसमें सर्विक्स करने की वजह से नहीं रखते ना, जी। बताओ जरा, और दूसरी मैरिना बात ये क्यों नहीं है रखते कि ओपीडीज वो में? कोई जिस तरह से ओल्ड एज में होता है उनका वो ड्राई भी होती है, ड्राई वेजाइना सारा, तो हम टिश्यू ट्रॉमा भी हो सकता है वहां पे, सर्विक्स में कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो ये तो वैसे भी एक प्रैक्टिस ही नहीं है, हम लोग इस तरह से नहीं करते, मत करो, पेशेंट को कभी मत हम करो। ओपीडी में देखो, इस तरह से नहीं अगर करते। अगर आप कन्विंस कर सकते हो ना एग्जामिनर को पोलाइटली, उसको उससे बदतमीजी किए बगैर, जी ठीक है, पोलाइटली बता दो मैडम मुझे, हम दैट्स यूनिट वेयर आई हैव ट्रेन्ड, वी डोंट यू डू दिस बिकॉज इट लुक्स, वी आर टॉट दैट इट इज अनएथिकल। तो एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहना भाई, वो कहेंगे अच्छे लेकिन अब सर्टिफिकेट्स मुझे अच्छे यूनिट से। कंफ्यूजन इस बात की है कि उन्होंने मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि आपने उसको बिठाया क्यों नहीं ड्यूरिंग हिस्ट्री, तो अब नेक्स्ट अगर यही केस आता है तो फिर मुझे पहले हिस्ट्री के मत दौरान ही करो, उसको बिठा देना अगर चाहिए। मेरे जैसे एग्जामिनर होगी तो फिर वो फिर माइंड कर जाएगी। तो आपने कितने एग्जामिनर को सही करना है, आप अपने आप को ठीक करो और अल्लाह देख रहा है बाकी, ठीक है। जी कुछ चीजें वाकई हमारे लक बेस्ड होती हैं, बट जब तक आप सही हो, बस आप ठीक हो, एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड, जी ठीक है। एग्जाम जिंदगी मौत के मसले नहीं होते। अपनी जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, अपनी जो वैल्यूज हैं, जो आपके स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, अडेयर टू देम, क्योंकि इसका सूनर और लेटर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। जी इस पे तो बिलीव है ना? जी जी एक्चुअली बस वही मैं क्लियर करना चाह रही थी कि हमने एक्चुअल में क्या करना है, क्योंकि इस तरह से हमने कभी एक्चुअल नहीं में किया आपने अपने नहीं वार्ड्स में, करना, तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। एक्चुअल में आपने ठीक ऐसा कभी भी नहीं करना। इसकी एक और रीजन भी है साइंटिफिक, और वो ये रीजन है कि हम सर्विक्स को ऐसी इन्वायरमेंट में नहीं टच करेंगे जहां अगर वो वैगल शॉक में जाती है, न्यूरोजेनिक शॉक में जाती है। आपको पता है ना, वैगल जी प्लेक्सेस होते हैं अराउंड लेटरल कॉर्नर ऑफ सर्विक्स। इफ यू विल हाँ टच जी देम, ठीक है, शी वेंट, हालांकि इसका इंसिडेंस लेस देन 2% है, लेकिन हो भी सकता है, हो सकता है ना। एंड जी यू हैव नो एट्रोपिन, कुछ है आपके पास, तो ऐसा मत करें, वैसे भी ठीक नहीं करना। और जब भी हम डीएनसीज करते हैं ना वार्ड में, तो तब भी हम टिनेकुलम लगाने से पहले उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं, फिर उसको स्पेकुलम से जी पकड़ते हैं। करते हो ना? पेन है भाई, जी जी सर्विक्स डायलिटेशन को बहुत माइंड करती है ना, डायलिटेशन का हाँ जी, पेन, लेबर बल्कि का पेन होता है, सर्वाइकल कितना कैथेटर भी घटिया जब होता हम है। पास करते हैं तो पहले उसे कोई पेन किलर दे के फिर ही करते हैं। एग्जैक्टली तो फिर इतनी सारी रीजन हैं, इसलिए ठीक है, अपार्ट फ्रॉम
बीइंग अनएथिकल भी आप अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो अब तब भी नहीं ये काम करने वाले जी ठीक है, थैंक यू। चलो आज का सेशन खत्म करते हैं। हाँ इट जी। वाज फर्स्ट टाइम विद यू ऑल लेकिन इट वेंट फाइन। चलो यार ठीक हो गया। इंशाल्लाह हमारा टेलीग्राम जिंदाबाद, इस पे हम लगे रहेंगे करते रहेंगे इसको अच्छी तरह डाइसेक्ट प्रोलैप्स को। और 27 तक हम इसको कर लेंगे। वॉल्ट प्रोलैप्स पे कोई बच्चा जो है प्रेजेंट कर दे केस, क्योंकि वॉल्ट प्रोलैप्स भी आ जाता है, उसमें और चीजें आ जाती हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉर्सल बनाना है नहीं बनाना, और एंटेरोसील की चीजें, फिर मैककल्डोप्लास्टी करनी है, ये सब चीजें फिर अलग थोड़ा एक दरिया निकल आता है समंदर का वो नॉलेज का। अच्छा एक और है जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस और ये चीजें हैं ना, इसके थ्योरी के लेक्चर मेरे थ्योरी ग्रुप में होंगे, तो मैं फिर वो शेयर कर दूंगी। हाँ जी मैं यहाँ शेयर कर दूंगी ये जो पॉप की वाली बातें हैं और जो गाइडलाइन को पढ़ाऊंगी ना, फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो बस वो दैट विल बी सफिशिएंट। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Hira. थैंक यू हिरा। So kind. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Take care.